आती हो, कैसे आप आई हो, बहुत बढ़िया होंगे। अभी तक आपने एग्जाम दे अभी तक देखे होंगे आपने कितने सारे पेपर हो गए आपके, जैसे आपका 2 4 6 पेपर अभी हो चुके हैं ना यूपी त्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग। तो यूपी त्रिपल एस सी में जो कंप्यूटर का लेवल है ना, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमने कुछ कंटेंट तैयार किया है। बैच में भी तो आपको बुक्स दी गई, तो उसमें भी बहुत अच्छा रहा है आपका। यदि आप उसको गौर से पढ़ेंगे दोनों बुक्स को तो बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो कैसे अभी, क्योंकि क्या था, अपने आयोग ने तुरंत अभी मॉडरेट कर दिया, थोड़ी लेवल आगे पीछे कर दिया एग्जाम का। उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपके कंटेंट तैयार किया गया है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पॉइंट बाय पॉइंट है कि आपको सीधे क्वेश्चन पूछेगा, जो पूछेगा वही सीधे आपको इसमें आसानी से उनको हल करने में होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन आप यहाँ सीधे पढ़ेंगे वैसे आप वहाँ पे कर पाएंगे। प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपका नॉलेज तो कंटेंट थोड़ी ना बदल जाएगा। तो आप इससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप उस सवाल को, यानी उस प्रश्नों के उत्तर आप कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको ये पूरा देखना है, क्योंकि इसमें ना आपके बहुत सारे चीज़ दी गई हैं, कई सारे पार्ट में वीडियो हो सकते हैं, बट अभी आपको इसको पूरा देखना है। इसमें देख सकते हैं आप कितना सारा डाटा है। कुछ टेलीग्राम से भी आपका लिया गया, टेलीग्राम में देखा होगा, वहाँ से भी लिया गया, ये अलग से भी तैयार किए गए हैं। तो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई क्वेश्चन जैसे पूछता है ना, कैसे पूछ लेता है, आपका डिफरेंस पूछ लेता है कि इनके बीच अंतर क्या है, या फिर पूछ ऐसे डिफिनेशन पूछे, टैबलेट क्या होता है ऐसे पूछ सकता है ना, फिशिंग क्या होता है साइबर में ऐसे पूछ सकता है। तो वो सब क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसके ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया, तो आपको सभी को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से आगे फिर देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला सिंपल सा, कि यहाँ पे कहा गया कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपको टेलीग्राम पे भी थी, वहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लिया गया इसका। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग, जैसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज, आपको पता है कि लैंग्वेज मुख्यतः तो पे हाई लेवल और मिडिल लो लेवल होती है, लेकिन मिडिल लेवल भी लैंग्वेज एक आती है। और ट्रिपल सॉरी सी लैंग्वेज जो है केवल यही एक आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और जैसे आपका असेंबली हो गया और मशीनी लैंग्वेज हो गया लो लेवल, और इसके बाद जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सभी हाई लेवल में आती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, कौन से देखिए तो क्या लिखा है कि उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग। जैसे वेब डेवलपमेंट पे क्वेश्चन में पूछा भी गया था ना कि आपका मोबाइल में कौन सी भाषा यूज होती है ना, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में कौन सी यूज होती है, तो आपका कोटलिन आपके ऑप्शन में था। ऐसे आपका मोबाइल डेवलपमेंट में यूज होती हैं आपकी जावा, स्विफ्ट, कोटलिन और रिएक्ट नेटिव आदि। ऐसे आपका वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, फ्लास्क, डिजोगी। देखो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे नोट कर रही हैं। जैसे आपका गेम डेवलपमेंट में देखेंगे आप तो C++, जावा, पाइथन, यूनिटी हो गया। तो ये पाइथन कॉमन लैंग्वेज जाती है, इसलिए ये यूनिटी शब्द आपके लिए जरूरी है। ऐसे चीज़ें कुछ पूछता है जो ज़्यादा जिस पर बच्चे गौर नहीं करते हैं। जैसे आपका नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी में देखेंगे तो C++, पाइथन, जावा, रूबी। आर्टिफिशियल में भी बहुत सारी आप लैंग्वेज आती हैं, जैसे आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, प्रोलॉग हो गया, और भी कुछ लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल को बहुत ज़रूरी है, तो आगे भी चर्चा करेंगे। तो डेटा साइंस और मशीन लैंग्वेज में आप देखते हैं पाइथन, आर, जूलिया और टेसोर फ्लो, ये सभी लैंग्वेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं, आपका अगले इसमें देखेंगे कुछ अन्य चीज़ें, जैसे आर्टिफिशियल ने एक चीज़ भेजा था आपको, उसमें देखे होंगे आपने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विभिन्न प्रकार की भाषाएं उपयोग की जाती हैं, जिनमें से कुछ भाषाएं निम्नलिखित हैं। आपको बताया था पाइथन के बारे में। पाइथन एआई की सबसे लोकप्रिय भाषा है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और नेचुरल प्रोसेसिंग एनएलपी जिसे बोलते हैं ना, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इनमें उपयोग होती है। जावा हो गई, जावा एआई का उपयोग की जाने वाली एक अन्य लोकप्रिय भाषा है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में उपयोग की जाती है। C++ ये भी एआई की लैंग्वेज है। आपका आर हो गया, आर भी आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो आर हो गया आपका, तो आर एआई में उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय भाषा है, जो डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में उपयोग की जाती है। ऐसे जूलिया लैंग्वेज हो गई, तो जूलिया एआई में उपयोग की जाने वाली एक नई और तेज़ी से विकसित, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना है कि तेज़ी से विकसित होने वाली भाषा है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में उपयोग की जाती है। और टेसोर फ्लो, ये भी आपका एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, एआई में उपयोग की जाती है, जो लोकप्रिय भाषा जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में उपयोग होती है। केरस के बारे में पूछा गया था शायद, केरस के बारे में पूछा जा सकता है आपका, केरस एआई में उपयोग की जाने वाली मतलब एक लोकप्रिय भाषा जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में उपयोग की जाती है। तो यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था, इनको आप देखना। अब जैसे अभी यहाँ पे कुछ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसके 5 6 देखो यहाँ पे डेटाबेस में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपका SQL लैंग्वेज आपके डेटाबेस में यूज होती है। आपके इतनी सारी लैंग्वेज है, इनके आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में C++, पाइथन, जावा भी यूज होती है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं आपका अगले यहाँ पे कि डाटा संरचना की विधि। आपको डाटा संरचना की कई सारी विधि होती है ना, संचरण की, सॉरी, उसमें आप देखा होगा वायर्ड जो संचरण विधि होती है, जैसे आप अभी आपसे पूछा गया था ना फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स के बारे में ये पूछा गया था। ऐसे यहाँ पे आपका डाटा संचरण की जो विधि होती है उसमें से एक वायर्ड वाले भी आती हैं, जैसे आपका
ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यह एक प्रकार की केबल है जिसमें दो तारों के माध्यम से को एक साथ मोड़कर बनाया जाता है, ट्विस्टेड किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा दो तार आपस में घुमा घुमा के चोटियों की तरह घुमा के होता है ना, उसे ट्विस्टेड कहते हैं। कोएक्सियल केबल होता है, तो ये एक प्रकार की केबल है जिसमें एक केंद्रीय तार होता है, जैसे आपका DTH, मतलब आपको ये लगते नहीं है घरों में टीवी वगैरह तो उसमें लगते हैं, आपका DTH हो गया तो कोएक्सियल केबल होती है, पूरा कितना कवर किया जाता है कई सारे लेयर में, बीच में एक तार निकल रहता है ना, तो कोएक्सियल में हो गया। फाइबर ऑप्टिक केबल, तो यह एक प्रकार की केबल है जिसमें प्रकाश के माध्यम से डाटा संचित किया जाता है, जैसे आपका इंटरनेट संचार में होता है, नेटवर्किंग में होता है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है ना। तो उसमें रेसे में होते हैं, रेसों में ऐसे प्रकाश के तरह ऑप्टिकल मतलब लाइट के द्वारा डाटा ट्रांसमिशन होता है ना। इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखेंगे वायरलेस, मतलब अभी वायर्ड था, मतलब तार के माध्यम से तीन थे, आपके वायर्ड में ट्विस्टेड आता है, फाइबर ऑप्टिक आता है ना, और ये आपको कोएक्सियल आता है, तीन आती हैं। तो इनके बारे में पूछा जा सकता था, इनके सिवा आपसे कैसे पूछेगा, तो मिलान करने के लिए पूछता, तो वैसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अब यहाँ से वायरलेस संचरण विधि जो डाटा ट्रांसमिशन वायरलेस में कौन सी उपयोग होती हैं, तो वायरलेस में होती हैं आपकी रेडियो तरंगे, ठीक है। रेडियो तरंगे में क्या होती है, एक प्रकार की वायरलेस संचरण विधि जिसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से डाटा का संचरण किया जाता है ना, ट्रांसमिशन होता है। एक होता है माइक्रोवेव होता है, तो आपसे इससे पूछेगा रेडियो तरंगे, यहाँ से मतलब ऑप्शन दे दिए, इनको ऊपर नीचे लिख दिए इनकी डिफिनीशन, बस आपको मिलान करना, तो भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यह एक प्रकार की वायरलेस संचरण विधि है जिसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से डाटा संचरित किया जाता है, ठीक है। ये आपका रेडियो माइक्रोवेव में क्या होता है कि एक प्रकार की वायरलेस संचार विधि जिसमें माइक्रोवेव के माध्यम से डाटा संचारित किया जाता है। जैसे आपका इंफ्रावेव होता है, जैसे आपका रिमोट होता है ना घर में यूज होने वाला रिमोट, आप रिमोट से क्या होता है थोड़ी दूरी आपका टीवी से कनेक्ट हो जाता है, AC से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे आपका जैसे होम जैसे वो होता नहीं स्मार्ट होम में, तो आपको लॉक डोर लॉक करना है, फिर डोर ओपन करना, एज ए मल्टीपल लाइट्स ओपन करना, तो इसके लिए यूज होता है इंफ्रारेड तरंगे के द्वारा। तो यही प्रकार के वायरलेस संचार विधि जिसमें इंफ्रारेड तरंगे उपयोग की जाती है ना। ऐसे आपका ब्लूटूथ हो गया, तो सभी लोग यूज कर चुके होंगे ना सभी, आई थिंक, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि एक प्रकार की वायरलेस तकनीक होती है जिसमें ब्लूटूथ के माध्यम से डाटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। वाईफाई क्या होता है, तो ये सभी जो होते हैं वाईफाई का फुल फॉर्म ही होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी आपको ऐसी सुविधा प्रदान करना कि जो बिना तार के माध्यम से डाटा ट्रांसमिशन कर पाए। जैसे आपका इसमें वाईफाई के माध्यम से डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है ना, इसको वायरलेस फिडेलिटी भी कहते हैं, बहुत आप सभी यूज किए भी होंगे ना। आगे देखते हैं आपका अन्य संचरण विधि में, जैसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सैटेलाइट आ जाती है, इथरनेट आ जाती है। तो सैटेलाइट में क्या होता है कि ये संचरण के लिए सैटेलाइट के माध्यम से, तो जो ऊपर आपको सैटेलाइट लगी होती है ना उसके द्वारा डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। इथरनेट आपने देखा होगा PC वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, जैसे नेट कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इथरनेट का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला आपका यहाँ पे, ये आपके आते हैं सिग्नल भेजने के, तो वहाँ पे पूछा गया था डाटा ट्रांसमिशन करते हैं, यहाँ पे आपका सिग्नल, तो क्वेश्चन पर जब पूछा गया था सिग्नल भेजने से संबंधित कुछ पूछे गए थे ना, जैसे आपका उसमें होता है सिंप्लेक्स, जब आपको कोई एक दिशा में भेजना हो, मतलब सिर्फ एक दिशा में भेजना हो, आपके यहाँ DTH से क्या आता है, एक दिशा में आता ना, कि आप मुझको नहीं वो बोल रहे, कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हो उसको, कह दो नहीं, कोई एक्टिंग अच्छे से नहीं कर रहा है तो कह दो नहीं ये एक्टिंग मत करो, तुम बंद करो, अभी इसको करना है, ऐसा नहीं होता। जैसे वो बना के दिखा रहे होते वैसे आपको वीडियो में प्रसारण हो रहा होता तो वही दिख रहा होता, आप ऐसा उनको रोक नहीं सकते कि रुको अब ये भाई एक्टिंग अच्छी नहीं है, दूसरी एक्टिंग करो। आपने देखे सीरियल बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, कहीं कुछ हो जाता है कहीं कुछ हो जाता है, आप देख रहे हो आपका मन बहुत कर रहा है कि अरे ये इसके साथ बुरा कर रहा है तो इसको मैं रोकूं जाकर, तो आप रोक तो सकते नहीं ना। तो ये आपका सिंपलेक्स होता है, मतलब आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, आप उसमें कोई कनेक्ट नहीं, आप वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो ना। जैसे आपका रेडियो प्रसारण हो गया, TV प्रसारण हो गया, उदाहरण में देखो लिखा है, समझाने की जरूरत ही नहीं, आप इतने समझदार हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों काम हो सकता है बट बारी बारी से, यदि एक तरफ से कोई आ रहा है तो एक तरफ से दूसरा कोई नहीं जा सकता है। जैसे सिंगल रास्ते होते हैं ना, जैसे आप सिंगल रास्ते आपने देखे होंगे कि आपने देखे होंगे कुछ जगह ऐसे होते हैं कि आप कोई व्यक्ति जा बस सकता है, एक तरफ से केवल आ सकता है, तो मतलब जाने वाले बस रास्ते को क्या बोलते हैं, सिंपलेक्स। और वही रास्ता जहाँ से आया भी जा सकता है और जाया भी जा सकता है, मतलब आए भी जा और जा भी सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। जैसे वाकी टाकी होता है जो लिए रहते हैं, मतलब हमारे डिफेंस में यूज होता है। सेल फोन कॉल हो गया तो उससे भी डिफेंस, मतलब एक बार आवाज़ जाएगी, जब ये शांत हो जाएगा तब दूसरी तरफ से आवाज़ आएगी। अब फुल डुप्लेक्स क्या होगा, दोनों तरफ से आवाज़ आना, मतलब वीडियो कॉलिंग पे आप बात करते हो तो आप भी बोल रहे हो, बस आपके युद्ध चल रहा है, उधर से भी आ रहा है, मतलब आवाज़ें दोनों तरफ से आ जा रही हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब दोनों काम एक साथ दोनों दिशाओं में होता। तो ये क्या होता है कि ऐसे होता है कि यहाँ भी जाओ और इधर भी जाओ, मतलब आओ जाओ, ऐसे हाईवे में देखा होगा ना, आते भी रहते जाते भी रहते, जैसे दोनों तरफ हाईवे वाले होते हैं कि आप पार भी कर सकते हो बीच से, लेकिन जिसमें वो लगे रहते हैं बीच में बाउंड्री डिवाइडर लगे रहते हैं उससे तो पार नहीं कर सकते ना, तो यहाँ से जा बच सकते हो, यहाँ से आ सकते हो।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छे समझा होगा। लेकिन ये 3 चीज़ें आपके पूछी गई थी अभी। अगला पूछा जा सकता है एंड ये आपका सिंक्रोनस, आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती है जो अन्य प्रकार है सिग्नल भेजने के। जैसे आपका क्या होता है, सिंक्रोनस होता है, तो सिग्नल के एक निश्चित समय पर भेजने के लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनस का। ऐसे आपका होता है ए सिंक्रोनस, यानी सिग्नल किसी भी समय पर भेजे जा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। और आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको नोट भी करते जाइए आप लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे यहाँ का पैकेट स्विचिंग हो गया, तो पैकेट स्विचिंग क्या होता है, सिग्नल को छोटे छोटे पैकेटों में विभाजित करके भेजा जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे जैसे कुछ लोग में तो क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी मूवी वगैरह देखे होंगे, जो स्मगलिंग करते हैं तो उसमें पैकेट के बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते हैं, तो वो सब चीज़ें आप इससे पैकेट स्विचिंग समझ सकते हैं ना। ठीक है, अगले देखते हैं अगला आपका क्या है यहाँ पे कि OSI मॉडल। OSI मॉडल समझ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो लेयर होती हैं 7 लेयर होती हैं, 7 परतों वाली लेयर को हम OSI मॉडल कहते हैं। और लेकिन आपसे पूछा जा सकता है OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो यह एक वह मॉडल है जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक मानक प्रदान करता है, और यह मॉडल 1984 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण ISO के द्वारा। अब ISO और OSO में जल्दी बच्चे गलत भी कर सकते हैं ना। ISO आपको पता ही है कि इंटरनेट सर्टिफाइड के लिए होता है, तो ये दूसरा होता है आपका। ठीक है, इंटरनेशनल होता है ये, तो इसका फुल फॉर्म तो थोड़ी ISO बस SI हो, ISO और OSI थोड़ी बहुत उल्टा बस हो गया है, तो इसको समझना है आपको, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1984 में OSI मॉडल को मान्यता मिली थी, मतलब विकास मानकीकरण संगठन द्वारा विकसित किया गया था। और यहाँ पे कहा जा रहा है OSI मॉडल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं, 7 परतें होती हैं ना। जैसे पहली होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि यह पर नेटवर्क के भौतिक स्तर पर काम करती है, जो बाहर वाला एरिया होता है इस पर काम करती है ना, भौतिक स्तर पर काम करती है, जैसे केबल हो गया, वायरलेस कनेक्शन और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दूसरा लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर। तो यह पर नेटवर्क के डेटा लिंक स्तर पर काम करती है, जो जैसे फ्रेमिंग, ये फ्रेम इसके अंदर जो तैयार किया जाता है, एरर डिटेक्शन आपका और फ्लो कंट्रोल हो गया। ऐसे आपका तीसरा होता है नेटवर्क लेयर। यह परत नेटवर्क के मतलब नेटवर्क स्तर पर काम करती है, जैसे कि राउटिंग, एड्रेसिंग और ट्रैफिक कंट्रोल आदि। ठीक है, ऐसे आपका आता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है कि यह परत नेटवर्क के ट्रांसपोर्ट स्तर पर काम करती है, जैसे कि सेगमेंटेशन, कनेक्शन और ओरिएंटेड कम्युनिकेशन और फ्लो कंट्रोल, ये चीज़ ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप समझना। अगला देखते हैं आपका 5वें नंबर का लेयर क्या है कि सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में क्या होता है कि यह पर नेटवर्क के सेशन स्तर पर काम करती है, जैसे कि सेशन स्थापना, सेशन प्रबंधन और सेशन समाप्ति मैनेजमेंट वगैरह में यूज होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, यह पर नेटवर्क के प्रेजेंटेशन स्तर पर काम करती है, जैसे कि आपका फॉर्मेटिंग हो गया, एनक्रिप्शन हो गया, डीकम्प्रेशन हो गया। ठीक है, ऐसा आपका एप्लीकेशन लेयर अंतिम लेयर होती है, और यह पर नेटवर्क के एप्लीकेशन स्तर पर काम करती है, जैसे कि ईमेल पर हो गया, फाइल ट्रांसफर पर, वेब ब्राउजिंग पर हो गया। तो ये आपकी 7 लेयर होती हैं, आपकी ओपन सिस्टम जो आपके OSI की 7 लेयर होती हैं ना, तो इनको आपको याद रखना है। OSI लेयर के फ़ायदे क्या हैं आपकी, तो OSI मॉडल के जो फ़ायदे होते हैं कि जैसे कि यह मॉडल नेटवर्क के कार्यों को विभाजित करता है, और आसानी से धीरे धीरे एक करके एक कार्य को करना और समझना आसान होता है। यह मॉडल नेटवर्क के विभिन्न घटकों के बीच संवाद करने के लिए एक मानक प्रदान करता है। यह मॉडल नेटवर्क विकास और रखरखाव को सुविधाजनक बनाता है। तो ये आपके OSI संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आगामी एग्जाम संबंधित के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ से बात करते हैं कि OSI मॉडल के फ़ायदे क्या हैं। तो यह मॉडल नेटवर्क के कार्यों को विभाजित करता है, जिससे कि नेटवर्क को अधिक प्रबंधनीय और समझने में आसान बनाता है। दूसरा, यह मॉडल नेटवर्क के विभिन्न घटकों के बीच संवाद करने, यानी उन्हें कनेक्ट करने एक मानक प्रदान करता है। यह मॉडल नेटवर्क के विकास और रखरखाव को सुविधाजनक बनाता है। OSI मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इससे नुकसान क्या हुआ, तो देखो किस चीज़ से फ़ायदा होता है तो उससे नुकसान भी होता है। जैसे यह मॉडल बहुत जटिल हो सकता है, जिससे इसका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। यह मॉडल नेटवर्क के विभिन्न घटकों के बीच संवाद करने के लिए एक मानक प्रदान करता है, और लेकिन यह मॉडल नेटवर्क के लिए विभिन्न घटकों के बीच संवाद करने के लिए एक वास्तविक तरीका प्रदान करता है। ये आपका टेलीग्राम में था, टेलीग्राम से भी आप इसको देखा होगा, आपने वहाँ से कॉपी, ये मतलब वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया गया था, ये भी आप वहाँ से भी ऐड कर सकते, बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए। ठीक, आगे देखते हैं आपका अगला यहाँ पे आपसे HTTP और HTTPS के बारे में भी सवाल में एक डिस्कशन मतलब मेंशन किया गया था, पूछा गया था इनके बारे में।
देखो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTPS का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। दोनों वेब पेजों में और अन्य ऑनलाइन संसाधनों में एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाने वाले एक प्रोटोकॉल्स हैं। दोनों मतलब क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं, बात सही। अब यहाँ पे बात करें कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है का कहाँ यूज होता है। तो HTTP एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है, मतलब ये अनसिक्योर है, जो वेब सर्वर और वेब ब्राउजिंग के बीच संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरफेस का काम करते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप। जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपका वेब ब्राउज़र HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किए करके वेब सर्वर से संवाद करते हैं, कनेक्ट होता है। वहीं HTTPS की बात करें तो यह है आपका एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, जो वेब सर्वर और वेब ब्राउजिंग के बीच संवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। HTTPS प्रोटोकॉल में एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर होती है, जो डेटा को इनक्रिप्ट करती है और अनधिकृत पहुंच से बचाती है, जो यानी सिक्योर करने का काम करती है। इसमें एस लगा तो यानी सिक्योर का ही है। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनमें जो अंतर है कि जैसे हम देखें, पहली बात करें तो HTTP और HTTPS के सिक्योरिटी बेस पे अंतर देखें तो इसमें क्या होता है कि HTTPS प्रोटोकॉल में एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर होती है, जो डेटा को एन्क्रिप्ट करती है और इसे अनधिकृत पहुंच से बचाती है। वहीं HTTP की बात करें तो इसमें कोई सुरक्षा लेयर नहीं होती है। आगे बात करते हैं एन्क्रिप्शन की। तो एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि HTTPS प्रोटोकॉल्स में डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है, जबकि HTTP में डेटा को प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता है। अगली बात करते हैं इसकी जो प्रमाणीकरण की अथॉरिटी की बात करते हैं, इसका मतलब मानक जो है, मानता क्या है। ठीक है, सर्टिफाइड की बात करें तो ये देखो HTTPS की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल में वेब सर्वर की पहचान को प्रमाणित करता है कि कोई जो वेब सर्वर है वो मतलब इसके कोई मानता है कि नहीं है, और डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। वहीं HTTP की बात करें तो प्रोटोकॉल में यह प्रमाणीकरण नहीं होता है। यहाँ सिक्योरिटी की बात करते हैं, यानी मतलब गोपनीयता प्राइवेसी की बात करते हैं तो HTTPS प्रोटोकॉल में डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि डेटा को केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। HTTPS प्रोटोकॉल में यह गोपनीयता नहीं होती है। तो ये बेसिक अंतर थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आपका अगला सवाल, क्योंकि रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अभी एग्जाम होने वाला है, BPO भी होने वाला ना आपका, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। HTTPS के लाभ की बात करें तो HTTPS के लाभ के सिक्योरिटी बेस पे देखें तो इसमें प्रोटोकॉल होता है जिससे हमें लाभ होता है, प्राइवेसी की सुविधा होती है, इसमें सर्टिफाइड सुविधा होती है, और ये रिवेलिटी रहती है, विश्वसनीय रहता है ना। तो ये प्रोटोकॉल उपयोग करके वेबसाइटें और अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास सफल बनाता है। वहीं हम बात करें यदि आपका यहाँ पे HTTP की, तो HTTP में उतनी ये सभी सुविधाएं आपकी नहीं उपलब्ध होती हैं, मतलब उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, सिर्फ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपका SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव संबंधित कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे आपका हम यहाँ पे बात करेंगे SSD और आपका HD हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों के अंतर और इन दोनों के समय कुछ तथ्य की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो देखो SSD का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश मेमोरी का उपयोग करके, यानी इसमें क्या होता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग करके SSD में जो भी डाटा उपयोग किया जाता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करता है। दूसरी से संबंधित तथ्य है, ये तथ्य हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके यदि आपको डिफरेंस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता तो आप उसको आसानी से कर पाओ। तो यहाँ पे आपका तेज़ी से डाटा एक्सेस करने में SSD का उपयोग होता है। ठीक है, वहीं HDD का स्पीड, इसके प्रदर्शन में सुधार कम होता है, वहीं SSD में सुधार ज़्यादा होता है। कम ऊर्जा की बात करें तो इसमें SSD में ऊर्जा की खपत कम होती है, जिससे बैटरी लाइफ बढ़ती है, मतलब बैटरी ज़्यादा देर चला सकते हैं। कम शोर होता है, यानी इसमें आवाज़ नहीं आती। SSD में शोर की गर्मी की समस्या कम होती है और कंप्यूटर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। महंगे की बात करें तो SSD थोड़ी सी HDD की तुलना में महंगा होता है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं होता, बस थोड़ी बहुत होता है। आगे बात करते हैं HHD के बारे में। HHD मतलब क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जो ये हार्ड डिस्क ड्राइव भी आपका SSD की भांति में तो इसी की तरह होता है, पर इसका साइज बड़ा होता है थोड़ी से, और ये मैकेनिकल पार्ट्स का उपयोग करता है। जैसे वो फ्लैश ड्राइव का उपयोग करता है तो ये मैग्नेटिक यूज करता है, नहीं HHD में मैकेनिकल पार्ट्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि डिस्क, आर्म और मोटर। जो मोटर चलती है, घुमाती है, डिस्क मतलब इसको रीड करने का मतलब आम हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें चलाने के लिए ना। डेटा स्टोर करने की क्षमता की बात करें तो HHD में यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे बड़े डेटा को उपयोग किया जा सकता है, बट SSD में भी ज़्यादा होती है इसकी अपेक्षा।
कम कीमत होती है। एच की SSD की तुलना में थोड़ी कम महंगा नहीं आता, सस्ता आता है। और गति की बात करें तो HDD में डेटा एक्सेस करने की गति SSD की तुलना में धीमी होती है, मतलब इस पर थोड़ी गति ज़्यादा नहीं होती है। अधिक ऊर्जा खपत की बात करें तो HDD में ऊर्जा की खपत अधिक होती है, जिससे बैटरी लाइफ कम होती है, क्योंकि इसको जो मैकेनिकल होता है उसको पार्ट्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, यानी इसको ड्राइवर को चलने में। अब कुछ बात करते हैं महत्वपूर्ण जो अंतर बिंदु कह सकते हो कि गति में यदि देखें तो SSD की गति एक्सेस ज़्यादा होती है, HDD की तुलना में HDD की नहीं कम होती है। कीमत की बात करें तो कीमत में यदि HDD थोड़ी सस्ता आता है, SSD थोड़ी महंगा आता है एक दूसरे की अपेक्षा। डेटा स्टोर करने की बात करें तो HDD में डेटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है, वहीं SSD में थोड़ी बहुत कम होती है। ऊर्जा खपत की बात करें तो SSD ऊर्जा खपत कम लेता है, वहीं HDD ऊर्जा खपत ज़्यादा लेता है। तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी क्लास थी। आगे कुछ देखते हैं, कुछ और तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे आपका अच्छा है डिजिटल डिवाइस क्या है, आपसे क्वेश्चन यदि पूछ ले डिजिटल डिवाइस क्या है, तो आप इसको थोड़ी सी पे पूछ ले, आपसे मिलान करने के लिए पूछ ले, तो भी आप उसको कैसे करोगे उसके लिए हम बात करते हैं। डिजिटल डिवाइस, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इसने डिजिटल डिवाइस क्या है, ठीक है। जैसे आपने पूछा डिजिटल डिवाइस क्या है, तो आपको देखो समझो, डिजिटल डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो डिजिटल संकेतों में प्रोसेस और स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच आदि हो सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं डिजिटल डिवाइस के प्रकार कितने होते हैं, तो कई सारे प्रकार में आता है। जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर में देखेंगे तो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, नोटबुक होती है। मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तो स्मार्टफोन होना है, फीचर फ़ोन होता है आदि। वहीं आप टैबलेट की बात करेंगे तो आईपैड होता है, एंड्रॉयड टैब होता है, ये सभी आपके आते हैं। ये आपके किस में डिजिटल डिवाइस के रूप में आते हैं। स्मार्ट वॉच और एप्पल वॉच, सैमसंग सैमसंग गियर, ये मतलब स्मार्ट वॉच में कुछ वॉच आ जाती हैं। जैसे गेमिंग कंसोल की बात करें तो प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निटेंडो आदि। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे शायद क्वेश्चन पूछ लें, इनका नाम ही नहीं आपने कभी कभी सुना होगा और आप ऑप्शन भी ना कर पाओ, तो के लिए बहुत ज़रूरी है ना समझने के लिए। ये आप अभी देख लीजिए, जिनका आगे पेपर होने वाला वो भी एक बार रिवीजन भी करते जाइए, इसके कई सारी क्लास में आपको उपलब्ध करवाएंगे। ई रीडर क्या होता है, तो अमेजॉन किंडल हो गया, जैसे ऑनलाइन आपको ई बुक, जैसे हमारी ई बुक आप पढ़ सकते हैं, अमेजॉन किंडल पे भी पढ़ी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बॉन्स एंड नोबल नुक आदि, ये सभी आपके क्या होते हैं, ई रीडर होते हैं। स्मार्ट स्पीकर की बात करें तो स्मार्ट स्पीकर जैसे अमेजॉन इको हो गया, गूगल होम हो गया, ये स्मार्ट स्पीकर हो जाते हैं। तो ये आपके लिए कुछ डिवाइस हैं। मतलब आपको डिजिटल डिवाइस क्या है, पहले आपको ये समझना, जो डिजिटल डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो डिजिटल संकेतों के प्रोसेस स्टोर करते हैं। बस इतना समझ में आ गया तो आप सभी को कर पाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे उनके पूछे जाता कुछ घटक थे ना, तो ये यानी इसका काम मतलब क्या होता है, प्रोसेसर होता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पहला क्या होता है, प्रोसेसर क्या करता है कि डिजिटल डिवाइसों को कंट्रोल करता है ना। मेमोरी क्या होता है, डेटा स्टोर करता है। स्टोरेज क्या होता है कि डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है ना। एक तो आपको उसमें चलने के लिए होता है ना, नॉर्मली मतलब जैसे रैम रोम की बात करते हैं ना, उस तरह रैम हो गया, मोबाइल में रैम, और अब रैम होती है आपकी, और आपके पता होगा उसमें और भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे स्टोरेज के लिए हम MB GB डाटा रखता है ना। डिस्प्ले हो गया, आपको इसमें आउटपुट दिखाने के लिए होता है, और बैटरी आपका डिवाइस को एनर्जी प्रदान करने जिससे वो डिवाइस चलता है। ये महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इनके द्वारा ही डिजिटल डिवाइस को ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके बहुत जरूरी है। आप पूछ सकता है कि 1 2 3 करके दे दे, पूछ ले इनके में से सही कोड क्या है, तो इससे ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। डिजिटल डिवाइस के लाभ की बात करें तो डिजिटल डिवाइस के लाभ बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका सुविधा की देखें तो डिजिटल डिवाइसों में हमें कहीं भी और कभी भी जानकारी तक पहुंच प्रदान हो जाती है। वहीं संचार की बात करें तो डिजिटल डिवाइस में हमें दूर से संचार करने में मदद मिलती है। ज्ञान की बात करें तो डिजिटल डिवाइस के माध्यम से हमें विश्व के ज्ञान पहुँच होता है, जो आप अभी भी प्राप्त कर रहे हैं। आगे बात करते हैं मनोरंजन की, तो मनोरंजन डिजिटल डिवाइस में मनोरंजन बहुत अच्छे प्रदान करता है, जो बच्चे बहुत सारा टाइम रील्स में गंवाते हैं, तो एक मनोरंजन ही तो है। अब डिजिटल डिवाइस नुकसान क्या है, तो अभी उसकी आदत अभी आपको आगे बताने वाले। जैसे आपको देखता आदत, डिजिटल डिवाइस में क्या होता है, अत्यधिक उपयोग से आदत बन जाती है और वही करने की मन करता है, जिससे हमारा टाइम लॉस होता है। अगला क्या है कि स्वास्थ्य, यानी डिजिटल डिवाइस का अत्यधिक उपयोग करने से स्वास्थ्य समस्याएं भी हमें बढ़ जाती हैं। आगे बात करते हैं गोपनीयता, यानी आपका इसमें प्राइवेसी नहीं रहती। प्राइवेसी में क्या होता है, डिजिटल डिवाइस हमारी गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण, डिजिटल डिवाइस का पर्यावरण से क्या होता है, डिजिटल डिवाइसों से उत्पादन और निपटान पर्यावरण में नुकसान पहुंचता है, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये आपको कैसा रहा क्लास, ऐसे हम बात करेंगे अगले क्लासों में। बहुत सारे PDF में आपको कंटेंट तैयार करवाया गया, तो ये आपके बहुत बेहतरीन रहेगा। अगली क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही।
ये आपका पार्ट 1 है। अगले पार्ट 2 ऐसे जितने मतलब पूरी PDF की इसको बहुत बेहतरीन तैयार कर रहे हैं, अभी होता भी जाएगा, उस कंप्लीट भी होता जाएगा। तो इसके लिए आपके बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे कि मतलब मॉडरेट जो अभी इसको देखते हुए, अभी एग्जाम को देखते हुए कुछ कंटेंट तैयार किया जाए, तो उस अकॉर्डिंग इसको बहुत शॉर्ट वे में बहुत अच्छे तैयार किया गया है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो आप सभी को देखना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, जो भी दोस्त आगे UP SSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो UP SSC के जितने भी कंप्यूटर का सिलेबस है वो कंप्यूटर का सिलेबस होगा, और जल्द आपको UPGK की भी क्लास आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। UPGK का बेहतरीन कंटेंट आपको दे दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत एग्जाम में सहायक होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। धन्यवाद।